हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज कंप्लीट हो गया है सीए इंटर मई 2024 का पहला एग्जाम, जो कि था एडवांस्ड अकाउंटिंग का। जैसा कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, जो जो टॉपिक में से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, यहां से क्वेश्चन पक्का पक्का देखने को मिलेगा। वो चाहे आप लोगों के लिए आपका AS2 का क्वेश्चन हो, कंसोलिडेशन का हो, अमेलगमेशन का हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो, जहां से हमने आपको कहा था इतने इतने नंबर का कवरेज ऑन द बेसिस ऑफ MTP एनालिसिस पक्का देखने को मिलेगा। वहां से क्वेश्चंस आए हैं और आज का जो पेपर है इसका कंप्लीट एनालिसिस आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को बेशक 2x पर डाल देना, लेकिन एग्जाम के एक बार एग्जामिनेशन जो ये पेपर आया है इसके लेवल को अंडरस्टैंड कीजिएगा। शायद आगे आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें आपकी मदद हो। और अगर आप सितंबर 24 का पेपर या जैन 25 का पेपर लिखने जा रहे हैं तो भी ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करना, 2x पर शिफ्ट कर देना, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे तो जरूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपने पास आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच एनालिसिस स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियोस, जहां पर हम लोग आप लोगों के साथ रेगुलरली शेयर करते रहते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज। आइए बेटा जी अपने पास स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो पेपर था इसका हम अभी एनालिसिस करने वाले हैं। मेजरली 70 मार्क्स का जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर आया है उसका। बेटा अगर ओवरऑल लेवल पर सबसे पहले अपने कमेंट्स आप लोगों को दूं कि ये जो एग्जाम था ये टफ था या इजी था, तो बेटा मैं आपको ये कहूंगा कि ये एग्जाम इजी की कैटेगरी में फॉल करता है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमारे सीनियर्स तो कह रहे हैं पेपर इतना टफ था कि पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाया, पेपर इतना लेंदी था कि पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाया, और आप कह रहे हो कि पेपर इजी था। यस, ये वाला पेपर आपके लिए कंपैरेटिव जो आपके पास्ट अटेम्प्ट्स में पेपर आए हुए हैं उनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये पेपर उनके कंपैरिजन में बहुत इजी था। हां, पेपर में कुछ एक दो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिए थे। बेटा पेपर आपके पास आपका 90% पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, PYQ RTP MTP में से आता है, लेकिन 10% पेपर तो ऐसा होगा ही ना जो वो ही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाएंगे जिनके पास उनके एनालिसिस इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे कि हम अपने पास आई विजन क्लासेस में अपने रेगुलर बैचेस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आइए बेटा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास आपका था बोरोइंग कॉस्ट में से। ये जो क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन था दो क्वेश्चंस के। अगर आपने PYQ मई 2022 का क्वेश्चन और MTP जो लेटेस्ट आपकी MTP रिलीज हुई थी मई 2024 की, अगर आपने वो दोनों किए होते प्रैक्टिस तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता। क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं थी। एक स्पेसिफिक बोरोइंग दी हुई थी, दो जनरल बोरोइंग्स दे रखी थी, स्पेसिफिक बोरोइंग के साथ उसकी इनकम दे रखी थी जिसको उनको टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट में से माइनस कर नेट इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना था। बस यहां पर एक जो हाईलाइटेड पॉइंट था वो जो आपके पास आपके PYQ में भी हमने डिस्कस किया हुआ है मई 2022 के, कि आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेंस दिया था तो एक्सपेंस को डिवाइड कर दिया था, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो लगने वाला था अपने पास, याद है ना, अपने पास मई 2022 का स्पेशल क्वेश्चन मार्क करवाया था। इंटरेस्ट कॉस्ट जो लगने वाला था वो बेशक 1 अगस्त को एक्सपेंडिचर हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट पूरे 12 महीने का आना था। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक लोन आपके पास आपके फर्स्ट 2 पीरियड्स की कवरेज कर रहा था। इसका डिटेल्ड एनालिसिस हमने अपने रेगुलर बैच में कर रखा है। बात समझ में आ गई? बाकी आपको एवरेज बोरोइंग कॉस्ट निकालनी थी और अपने पास बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन निकालना था। सिमिलर क्वेश्चन अगर आपने ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल था आपके लिए, आप फटाक से कर देते अगर हैंड रिटन प्रैक्टिस होती तो। लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर B। यहां पर ये जो क्वेश्चन था, अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, जहां पर कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट लग रहे थे। रैदर कॉस्टिंग के बोलने के बजाय मैं आपको कहूंगा बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन था आपके AS2 में से, हमने आपको कहा था AS2 इंपॉर्टेंट AS है, जरूर से प्रैक्टिस कर जाना अगर MTP एनालिसिस वाली वीडियो आपने देखी हो तो। सर जी यहां पर ये जो आपके पास क्वेश्चन था ये रैदर CA फाउंडेशन की नॉलेज को टेस्ट कर रहा था। सर क्या बात कर रहे हो, सीए इंटर के लेवल पर सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? यस, सीए फाउंडेशन के लेवल पर अगर आपको याद हो, और सीए इंटर में भी इसका डिस्कशन है कि जो बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, जो बाय प्रोडक्ट की रियलाइजेबल वैल्यू होती है और जो आप अपने पास स्क्रैप से रियलाइज करते हो, उसकी एडजस्टमेंट हम लोगों ने अपने पास अपने AS2 के नोट्स में भी लिखी हुई है कि उसकी कॉस्टिंग निकालते हुए उसको हम टोटल कॉस्ट में से लेस कर उसकी नेट कॉस्ट निकालते हैं।
क्वेश्चन के अंदर इन्होंने यहां पर कोई नई बात नहीं पूछी थी, बस उस बात को थोड़ा घुमाकर पूछ लिया था कि हमने अपने पास हमारे बाय प्रोडक्ट के लिए इतना रियलाइज किया, सेल ऑफ स्क्रैप से इतना रियलाइज किया, तो सर जी हमारे पास हमको अपना नेट कॉस्ट निकल कर आ जाता वहां से। ये जो हमारी नेट कॉस्ट निकल रही थी, इसको अगर आपने वहां से डिडक्ट किया होता तो आपके पास ओवरऑल नेट कॉस्ट आ जाती। तो बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन सिंपल था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा गूगली डाला क्वेश्चन के अंदर, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होता है नहीं होता। दो आपके लिए आउटपुट गिवन थे, आउटपुट के आपके पास वैल्यूएशंस गिवन थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यूज थी, उन दोनों की कॉस्टिंग निकालनी थी। बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर हमने अपने पास क्या सीखा था, सॉरी जब ज्वाइंट कॉस्टिंग था, ज्वाइंट कॉस्टिंग के लिए क्या बताया था, उसका जो वैल्यू होता है वो कैसे निकलता है, उसको प्रोपोर्शनेट कर देते हैं आइदर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉस्ट एट द स्टेज ऑफ सेपरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉस्ट एट द स्टेज ऑफ इट्स फाइनल सेल। तो उसका सेपरेशन कर देते हैं उस रेशो के अंदर। अब ये दोनों आपके एक जॉइंट प्रोडक्ट्स थे, इन जॉइंट प्रोडक्ट्स को आपने डिवाइड करना था। ये बात AS2 ने बता रखी है। हाँ, कॉस्टिंग में भी ऐसी बातें निकल कर आती हैं, अगर वहां पड़ी होती तो भी ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाता। उसने आपको यहां पर आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया था, उस प्रोपोर्शन में आपको अपने पास अपनी कॉस्ट को डिवाइड करना था, जो भी आपकी जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट निकल कर आ रही थी। तो अभी इसके बाद इसका फाइनल मैं आपको जब सोल्यूशन वीडियोस बनाऊंगा तो वहां पर सोल्यूशन पूरा फुल फ्लेजेड दूंगा। अभी यहां पे ओवरऑल डिस्कशन कर रहा हूं। थोड़ा ट्रिकी था, ज्यादा ट्रिकी नहीं था ये वाला क्वेश्चन भी। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं अब अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। सर इस सवाल के अंदर आपके पास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया था। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब मैंने आपको कहा था कि आपको पेपर में किस ऑर्डर में अपने पास अटेम्प्ट करना चाहिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने कहा था पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये क्वेश्चन अभी भी अगर आप उठाकर देखेंगे कंपैरेटिवली सिंपल आया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है। इक्विटी वालों के साथ प्रेफरेंस वालों को जो जो उनको वेव ऑफ करने के लिए बोली गई थी बातें, डिबेंचर्स का कैंसिलेशन, एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन था। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, उसी बेस पर कैपिटल रिडक्शन और बैंक अकाउंट बनाना था। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने अपने पास PYQ पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस में अपने पास क्लास में देख रखे हैं, जहां पर ऐसे क्वेश्चन 14 नंबर के आते हैं। और अगर आप लोगों आई विजन स्टूडेंट हैं, आई विजनर हैं, तो जो मैंने अभी अभी आपके साथ आपका बिफोर एग्जाम टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया था, वहां पर सिमिलर ऐसा क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज में डाला था। जो बच्चे आई विजन के रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स थे उनको ये बात पता है, टेस्ट सीरीज में एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन था, जहां जर्नल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और बैंक अकाउंट 14 नंबर के लिए आपको अपने पास पेपर में बनाना था। वहां पर भी सिंपल था, इन्हीं लाइंस पर क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए में कंस्ट्रक्शन, जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 है, वहां से आपके पास इसका सवाल पूछा गया। अब इन्होंने बहुत सिंपल था, यहां पर सिर्फ जो एक हाईलाइट था इस क्वेश्चन में वो ये था, वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एज वेल एज कॉस्ट। तो उन्होंने रेवेन्यू भी इंक्रीज कर दिया था एंड पर से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट था उसको भी इंक्रीज कर दिया था। उसने सबसे पहले बोला स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालो। ईयर 1 ईयर 2 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ईयर 3 में क्योंकि ये अपडेट आया था तो ईयर 3 में हमारे पास जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट था वो दोनों ही अपडेट हो गए थे, तो उस हिसाब से हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना था। ईयर 4 अगेन ईयर 3 जैसा ही सिमिलर निकल जाता। एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईच ईयर, वो सिंप्लीफाइड मैनर में आप अपने पास रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर करके अलॉन्ग विद कंपेयरिंग इट विद द टोटल कॉस्ट, कि आपको टोटल ओवरऑल लेवल पर प्रॉफिट हो रहा है लॉस, उसको देखते हुए हम लोग यहां पे निकाल सकते थे। सिंपल क्वेश्चन था, 7 नंबर के लिए सवाल था। नहीं बोलूंगा कि बेटा ये क्वेश्चन लेंदी था, 7 नंबर की ये वैल्यू रखता है क्वेश्चन। इसके अंदर 2 पार्ट्स थे आपके पास क्वेश्चन में। अगेन 7 नंबर के लिए एक और सवाल आप लोगों से पूछा गया, जहां पर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको बनाने के लिए दी गई। बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल में ऐसे ही फॉर्मेट पर बेस्ड है, जहां पर हमने आपसे बात कर रखी है कि आपके पीएनएल में मूवमेंट आए, आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स का मूवमेंट था, इसको कंपेयर करते हुए एक्चुअल टैक्स पेमेंट उन्होंने आपको दे दिया था। सो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर हम लोग इजीली निकाल सकते थे अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट यहां पर बनाते। तो अपने पास ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, टैक्स पेड हमारे पास अगर हम पोस्ट करते तो हमें पता लग जाता कि पीएनएल के थ्रू हमारे यहां पर हमारा टैक्स पेड की एंट्री आ जाती। तो हम सिंपली अपने पास बता सकते थे कि अपने पीएनएल के थ्रू कितना इंपैक्ट ले रखा है हमने अपने प्रॉफिट्स पे। उसके बाद जनरल रिजर्व का ट्रांसफर था, ये सारी चीजें ऐड बैक हो जानी थी। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जैसे डिबेंचर का इंटरेस्ट, हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट्स पर इनकम, ये सब चीजें ऐड बैक हो जानी थी। डेप्रीसिएशन ऐड बैक हो जाना था। इन सब चीजों से एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन ही था ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का।
आप लोगों को टफ इसलिए लग सकता है कि सर जी ऐसे शेप फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन अपने पास सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं किया, ओवरऑल क्वेश्चंस करे थे आप लोगों ने, जहां पर तीनों एक्टिविटी के लिए निकालना था, उसने केवल आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूछ लिया इस सवाल पे। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगेन आप लोगों को बोलूंगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है आपका अमेलगमेशन का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आता है? अमेलगमेशन का। ये वो अमेलगमेशन का बेसिक क्वेश्चन है जो आपके पास आपके पीवाईक्यूज में भी आपको देखने को मिला है, साथ में अगर आपने आईसीआई मॉड्यूल भी अच्छे से किया होता वहां पर भी आपको देखने को मिलता, जहां पर अगर आप ये परचेज कंसिडरेशन के एलोकेशन की बात देखेंगे, सो दैट इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द सम ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी, उसी सम के बेसिस पर उसको डिवाइड करना था। बच्चों ने कहा सर प्रॉफिट्स नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में पहले एक लाइन अगर आपने ध्यान से पढ़ी होती तो दे आर कैरिंग देयर बिजनेस इंडिपेंडेंटली फॉर द लास्ट 2 years, मतलब 2 साल से ही कंपनी ऑपरेशंस में थी और करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने आपको दे दिया था। अब करंट ईयर के अंदर उन्होंने कहा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल ये है और करंट ईयर का ये है, तो इन दोनों का टोटल ही हमको अपने पास प्रॉफिटेबिलिटी मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता। तो अगर आपने इन दोनों का प्रोपोर्शन ही लिया है, ये 7 लाख और ये यहां पर आपके पास 4 लाख, रेशो बनती 7:4, 22,000 शेयर्स थे, 22,000 शेयर्स को 7:4 की रेशियो में अगर मैं बांटता तो मेरे 14,000 और 8,000 शेयर्स दोनों कंपनीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने थे। स्टिल बोलूंगा इसका सोल्यूशन वीडियोस भी आप लोगों के लिए आई विजन के चैनल पर अपलोड करूंगा। अगर आप लोग रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हैं, आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलरली हम लोग अपने पास स्ट्रेटजी वीडियोस, सॉल्यूशन वीडियोस, रिविजनरी लेक्चर्स ये सब कंडक्ट कर रहे हैं इंटर फाउंडेशन सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर बोलूंगा बेटा अपने पास यूजफुल लग रहा है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। फिर हमारे पास बात आई थी प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने थे एट द रेट ऑफ दिस, इन दोनों को सम टोटल कर मेरी परचेज कंसिडरेशन निकल जाती। उसने मुझसे पहला ही सवाल ये पूछ लिया, नंबर ऑफ शेयर्स, द अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स दैट आर बीइंग इशूड। ऐसे मल्टीपल आईसीआई मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस हैं, आपके आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको डालकर दिए हुए हैं। और बैलेंस शीट बनानी थी इमीडिएटली आफ्टर अमेलगमेशन, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट पूछनी थी उसने, उसमें तो कोई दो राय थी ही नहीं। 14 नंबर का बेटा ये बोलूंगा बिल्कुल ही सही सवाल है, ये आपको नहीं था लेंदी ये क्वेश्चन को आप लेंदी नहीं बोल सकते, 14 नंबर की वैल्यू रखता है ये क्वेश्चन, हमने क्लास में सॉल्व किया है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको 25 से 30 मिनट में आराम से सोल्यूशन बनता है इसका। बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स और सिंपल कैलकुलेशंस थी शेयर्स और डिबेंचर्स की। आपके पास आगे आपके पास बात आती है आपके कंसोलिडेशन की। ये जो क्वेश्चन था ये आपके पास एमटीपी मई 2023 का अगर आपने एमटीपी सोल्यूशन किया होता तो आपके पास ये वाला सवाल भी आराम से आप लोग लगा सकते थे अपने एग्जाम में। सर जी अगर आप जाकर देखेंगे यहां पर क्या था, द हाईलाइट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज कि सर ड्यूरिंग द ईयर वो अपने पास एक्विजिशन कर रहे थे और ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन करते हुए उसने ओपनिंग 1 अप्रैल के बैलेंसेस दिए थे। ये सभी मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीज, पीवाईक्यूज हमारे रेगुलर बैच में क्लास में सॉल्व थे, आपके आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल का पार्ट थे। हमने आई विजन पर सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल नहीं किया था बेटा, हमने अपने पास पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी पिछले 10-10 अटेम्प्ट के करे थे। तो अब तो यहां पर हम बोल ही नहीं सकते कि ये सर क्वेश्चन हमारे लिए नया आया है, नया नहीं आया है। बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन वही है। उसके बाद उसने आपके पास ऑब्वियसली बोलना ही था, यही तो एक मेजर एडजस्टमेंट था कि प्लांट और मशीनरी को रिवैल्यू किया है और उसका अपने पास हमारा जो डेप्रीसिएशन का है वो परसेंटेज दिया हुआ था, तो डेप्रीसिएशन का जो एडिशनल डेप्रीसिएशन बनना था वो उसने हमें बताना ही बताना था। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था, आपके मॉक टेस्ट पेपर मई 2023 में से ये सवाल आया है। अगर आप लोगों ने आई विजन पर ये मॉक टेस्ट, ये हमारी आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल की फास्ट ट्रैक की बुक है, आपकी जो रेगुलर बैच की है वो डबल है इसकी किताबें, 2 किताबें हैं फास्ट ट्रैक के रेगुलर बैच के अंदर। अगर इनको फास्ट ट्रैक या फिर रेगुलर बैच की 2 किताबों को सॉल्व किया होता, ये हर एक क्वेश्चन आपके आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल में से आपको देखने को मिलता। वहीं से ही बस नाम बदलकर आपको दिखता, सारी एडजस्टमेंट्स वही की वही थी। पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में से क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या था, दोनों की पॉलिसी सेम नहीं थी, तो जो हमारी अब यहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है तो हम पॉलिसी सिमिलर पॉलिसी बनाते हैं। हमने ये बात अपने नोट्स में लिख रखी थी कि वहां पर फीफो और वेटेड एवरेज का क्वेश्चन किया था आईसीआई मॉड्यूल में, यहां पर उन्होंने प्रोविजन बनाने की बात बोल दी कि अब जब आप कंसोलिडेशन करें तो प्रोविजन एडिशनली क्रिएट करते हुए चलें। और उसके बाद आगे फाइनली जो गुड्स का प्रॉफिट था, जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक का था, उसको हमने यहां पर डील करना था। चलिए जी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी थी, क्वेश्चन पक्का आना था। अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं
तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है सर वहां पर। क्यों? क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में हमारे पास जो एक्विजिशन हुआ था। लेकिन अगर एक उस स्टूडेंट की बात करूं जो सर हैंड रिटन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी सब कर गया है, उसके लिए ये क्वेश्चन सिंपल था। बात समझ में आ रही है? और 14 नंबर की वैल्यू बिल्कुल रखता है बेटा। क्वेश्चन के अंदर 4 तो उसने एडजस्टमेंट दिया है 14 नंबर में, और इससे ज्यादा अब इसको अगर तुम बोलो ये लेंदी है, तो फिर बेटा पीवाईक्यू पिछले अपने सीनियर्स का उठाकर देखो, रो दोगे तुम। उन लोगों के लिए कितनी कितनी एडजस्टमेंट्स और नंबर्स कितने, मतलब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन 10-10 नंबर में थे। तो तुम्हारे लिए तुम ये मत बोलो कि बहुत टफ था, बहुत लेंदी था। पेपर आपके लिए सही पेपर सेट किया है इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल। अब सर मेहनत करी होगी तो बात है ना फिर अपने पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ रहा था। अगला क्वेश्चन था हमारे लीजेस में से। मैंने आपको पहले ही कहा था जब मैं एमटीपी एनालिसिस कर रहा था, मैंने कहा था बेटा लीजेस वाला टॉपिक अपने पास कर जाना। और ये जो क्वेश्चन था वेदर इट कॉन्स्टिट्यूट एज अ फाइनेंस लीज और नॉट, ये हमने अपने पास अपने आरटीपी एमटीपी वाले सवालों में भी किया था, और मॉड्यूल का क्वेश्चन भी उठाकर किया था कि फाइनेंस लीज बनता है या नहीं बनता। फाइनेंस लीज की कंडीशंस लिखकर वहां पर हमने कहा था कि ठीक है जी, मेजर आपके पास लाइफ कवर कर रहा है और मेजर फेयर वैल्यू कवर कर रहा है, तो यस दिस इज पार्ट ऑफ योर फाइनेंस लीज। और इसका हिंट भी मैंने आपको कहा था कैसे ले सकते हो, उसका अगला पार्ट देखो। उसने कहा है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकाल कर दो। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकलनी ही फाइनेंस लीज में थी, वरना दूसरा वाला पार्ट बेकार हो जाता उसका। तो पहले वाले का आंसर यस ही था अपने पास। बात समझ में आ रही है? वेदर इट इज अ फाइनेंस लीज और नॉट, सिंपल सवाल था। लेकिन हाँ सर, थोड़ा सा ट्रिकी था इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास आपकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग को लेकर। इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन था वो ईपीएस का क्वेश्चन था, जो एएस 20 में से आप लोगों को दिया गया। ये क्वेश्चन मॉड्यूल के 2 क्वेश्चंस का कॉम्बो था, जहां पर उसने आपको कहा बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो। उसने उसके अंदर आपको बोल दिया कि एक शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, तो प्रोपोर्शनेटली जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनका प्रोपोर्शनेटली आपके पास आपका ईपीएस निकल जाना था। बेसिक ईपीएस निकालते हुए फुली पेड अप वालों का एक, पार्टली पेड अप वालों का एक, और उसके बाद जब डाइल्यूटेड ईपीएस में जाते तो डिबेंचर्स का जो कन्वर्जन उसने बोला है, 1 डिबेंचर इनटू 3 इक्विटी शेयर, उसके लिए हमें हमारे नेट प्रॉफिट्स का कंपटीशन दोबारा करना पड़ता, इंटरेस्ट एडबैक होता, और इनकम टैक्स जो हमारा उसके ऊपर जो सेव हो रहा था बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट वो लेस हो जाता। तो नेट हमारी जो सेविंग होती वो ऐड हो जाती नेट प्रॉफिट में, डिवाइडेड बाय न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आपका डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकल आता है यहां पर। अगेन सिंपल सवाल था, मेजर यहां पे नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। फिर उसके बाद उसने आपसे डिविडेंड्स पर सवाल पूछ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से। डिविडेंड पर सवाल आपको देखने को मिला बेटा जी, यहां पर अगेन उसने आपके पास कंडीशंस को सेटिस्फाई करने को बोला। 3 कंडीशन थी, एवरेज रेट की, कितना मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो और कितना आपके पास आपका जो बैलेंस है वो रिटेन होना चाहिए। 10 और 15% वाली वो जो लिमिट्स थी हमारी, उसके बेसिस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। अगेन सिंपल क्वेश्चन था। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर फिर से हम हमारे पास यहां पर एक छोटी सी गूगली एग्जामिनर ने और 6 नंबर के क्वेश्चन में डाल दी। सर क्या गूगली डाल दी उस एग्जामिनर ने? सारा का सारा आपको उसने ट्रायल बैलेंस दिया। मैंने आपको रिविजनरी 1 शॉट रिविजनरी लेक्चर्स भी अगर आपने ध्यान से देखे होते, कहा था अगर फॉरेन ब्रांचेस का क्वेश्चन आ जाए तो यस कर देना एग्जाम में। ये यस करने वाला ही क्वेश्चन था आपके पास। उसने आपको ट्रायल बैलेंस दिया। ट्रायल बैलेंस के आगे उसने एवरेज रेट, आपको फिक्स्ड एसेट का रेट, क्लोजिंग रेट दे दिया। बच्चे यहां फंस गए 2 चीजों में। ये आपकी नॉलेज बेटा AS2 में से निकल कर आ रही थी। कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पर आपको वैल्यूएशन करना होता है। अब उसने यहां पर दोनों ही सिनेरियोज आपके साथ पुट थ्रू कर दिए। स्टॉक आइटम ए का कॉस्टिंग इतना था, इसको मल्टीप्लाई करते एक्सचेंज रेट के साथ, तो 5520 इंटू 56.5 आपके पास यहां पर आपकी कॉस्ट निकल कर आती 311880 पे, और आपकी एनआरवी निकल कर आती 285 पर। तो आपका वैल्यूएशन आपको कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पर दिख जाता। और अगर आप स्टॉक आइटम क्यू की बात करते तो यहां पर ये कह रहा है दिस इज कैरिड एट इट्स एनआरवी। एनआरवी मतलब कि उसकी जो क्लोजिंग डेट पर वैल्यू थी। तो यहां पर क्लोजिंग रेट को जरा देखें, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट वाज 58। तो आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी निकल रही थी? अगर आईएनआर में देखूं इसकी तो ये निकल रही थी 60,030। लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1065, और जिस डेट पर वो परचेज किया गया था वो था 53। तो 1065 इंटू 53 अगर करता तो यहां पर इसका कॉस्ट इसकी एनआरवी से कम निकल आता। तो सर आईएनआर के लिए एक हमारा ये पी के लिए एनआरवी यूज होता, और क्यू के लिए हमारे पास हमारा कॉस्ट यूज हो जाता, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। अगेन छोटी सी गूगली थी, ज्यादा कोई इसके अंदर ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही एग्जामिनर ने कोई नई चीज डाल दी। AS2 और साथ में आपके साथ फॉरेन ब्रांचेस को कॉम्बो कर उसने क्वेश्चन पूछ डाला। ब्रांच कंट्रोल अकाउंट, अगेन उसने आपके पास एचओ का नंबर दिया था, इसको सिर्फ ट्रायल बैलेंस को आपको रिफ्लेक्ट करना था हेड ऑफिस की बुक्स में।
इफ यूएस ब्रांच ऑफिस इज क्लासिफाइड एज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के रूल्स, टेबल्स रिविजनरी क्लासेस में भी आपसे डिस्कस करे थे। ओवरऑल लेवल पर पेपर इजी था, बस थोड़ा सा लॉजिकल हमको एप्लीकेशन करना था। यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जो न्यू स्कीम के पेपर आ रहे हैं, अभी इंस्टीट्यूट ने अपने पास सिंप्लीफाइड पेपर्स रखे हैं, लेकिन हां कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उन्होंने आप लोगों के लिए डाली हैं कि आप भी थोड़ा दिमाग लगाएं। ये ना सोचें कि सर जैसा बस लिखा है लकीर के फकीर बनकर पेपर में चले गए, पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को जितने भी बच्चे अभी मई 24 का पेपर अटेम्प्ट कर आए हैं, या सितंबर 24 या जैन 25 या नवंबर 24 में अगर एग्जाम होता है उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, यू नीड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। बात समझ में आ रही है? इसके लिए याद रखना आईसीआई मॉड्यूल के साथ साथ पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी मस्ट है, क्लास लेवल पर ही सॉल्व करना। देखो घर पर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि घर एक बार क्लासेस खत्म हुई तो सेल्फ प्रैक्टिस में सर इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट हो पाता, और 5 सब्जेक्ट्स हैं एडवांस अकाउंटिंग को छोड़ के। एडवांस अकाउंटिंग अपने आप में एक पहाड़ है। इसी वजह से आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, आई विजन पर फास्ट ट्रैक बैच एनरोल कर लीजिए या रेगुलर बैच एनरोल कर लीजिए। दोनों बैचेस के अंदर हम अपने पास आपको आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, इन चारों चीजों का कवरेज क्लासेस में ही करवाते हैं। फर्स्ट ट्रैक बैच आपके पास अराउंड आपकी 65 to 70 लेक्चर्स का बैच है, और जो आपका रेगुलर बैच है वो अराउंड 110 क्लासेस का बैच है। सर इसके अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपने पास हमसे ये चीज कमेंट सेक्शन में पूछी, तो इसमें पास्ट वीडियोस में इसमें डिफरेंस ये है, जो आपका रेगुलर बैच होता है उसमें पास्ट 10 अटेम्प्ट का कवरेज है उनके आरटीपीज, उनके पीवाईक्यूज का, और जो फास्ट ट्रैक बैच है वहां पर पास्ट 5 अटेम्प्ट का है। जो बच्चे सितंबर 24 के लिए जा रहे हैं उनको मैं फास्ट ट्रैक बैच रिकमेंड करूंगा। इस समय पर आप फास्ट ट्रैक बैच को एनरोल करिए और अपनी मेहनत स्टार्ट करिए। 100% लाइव बैच है विद अनलिमिटेड व्यूज आपको मिल रहे हैं। आपके पास आपका फुल डाउट सपोर्ट टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज, सब कुछ कंडक्टेड है इसके अंदर। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो मैं खुद चेक कर आपको देता हूं। रेगुलर जो बच्चे भी अपने पास जा रहे हैं आपके जैन 25 या नवंबर 24 के लिए, वो रेगुलर बैच को ऑप्ट करिए। रिकॉर्डेड बैच है लेकिन अगेन अनलिमिटेड व्यूज के साथ है, और लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं 4 साल पहले, 2 साल पहले वाली रिकॉर्डिंग डाल दी कि पहले के बैचेस की रिकॉर्डिंग देखते रहो, जी नहीं। लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल, लेटेस्ट हमारे आईपीएम्स, हर चीज को कवर करते हुए आईसीआई, आपके पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी सबको कवर करते हुए हैंड रिटन नोट्स हैं हर एक चैप्टर के लिए, डिटेल्ड नोट्स हैं जिसके कवरेज से आपको अपने पास आपको मॉड्यूल खोलने की जरूरत नहीं है। हर एक टॉपिक समराइज मैनर में नोट्स में लिखा गया है फॉर क्विक रिवीजन पर्पसेस। तो अपने पास अगर एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप फास्ट ट्रैक बैच या फिर अपने पास अपने रेगुलर बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप आई विजन की वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं, या फिर हमारे सपोर्ट नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर भी आप एनरोलमेंट रिलेटेड सपोर्ट ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? नॉमिनल प्राइसेस हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। आज के पेपर को बोलूंगा बेटा सिंपल पेपर था, थोड़ा सा ट्रिक्स इन्वॉल्व थी, उसके बाद उससे ज्यादा पेपर टफ नहीं था आपका। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर 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 से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस एनालिसिस को सुन सकें, आगे आने वाले एग्जाम में या सितंबर 24 या जैन 25 के एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएं कि आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू और आईसीआई मॉड्यूल क्लासेस में ही करना है। अब घर जाकर नहीं होता है सर, एक बार किताब बंद हुई घर जाकर नहीं उठती दोबारा, और खुद तो खोले ही नहीं जाते आरटीपी, एमटीपी, जब तक हमें चैप्टर वाइज समराइज मैनर में एक प्रिंटेड बुक ना मिल जाए। बात समझ में आ रही है? ये फास्ट ट्रैक बैच की बुक है, 2 बुक्स आपको आपके रेगुलर बैच में मिलेंगी क्योंकि वो 10 अटेम्प्ट का कवरेज है, ये 5 अटेम्प्ट का कवरेज है। तो इसको एक किताब में हमने 400 पन्नों की किताब में समराइज किया है, वो 800 पन्ने की किताब है। तो आपको दोनों में से जो भी आपको समझ में आता है बैच, आप आई विजन की वेबसाइट या ऐप या आई विजन के सपोर्ट नंबर्स पर बात कर एनरोल कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगली स्ट्रेटेजी वीडियो में, लेकिन उसको सुनने के लिए आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।